ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब ये है कि हम हमेशा सीधे बैठने की कोशिश करते हैं या आगे की तरफ झुक जाते हैं ऐसे। इस वजह से आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाएंगे, सीधे बैठने की कोशिश करेंगे तो प्रॉपरली सीधे नहीं बैठते। तो पीछे की तरफ हमारी जो मूवमेंट होती है, ये वाली मूवमेंट जो होती है स्पाइन की नहीं हो पाती। इसी वजह से स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। जब नर्व्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का भी एक तरह से काम कार्य करता है। प्लस जो शेप है स्पाइन की, जो एक थोड़ा सा एक अपना नेचुरल एस शेप जो बनती है, उसे भी ये दोबारा बनाए रखने में कारगर है। ठीक है, फिर आता है कि ये स्ट्रेंथन करता है शोल्डर्स को, आर्म्स को और एल्बो को। यानी कि जो मेरी आर्म्स हैं पूरी की पूरी, इनको ये स्ट्रेंथन करता है। और शोल्डर्स जो हैं, जितने भी कंधों में होते हैं, कंधों में क्या होता है, आगे की तरफ जब हम बैठते हैं ऐसे, जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारा जो शोल्डर वाला पार्ट होता है, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में रह जाता है, ये पीछे की तरफ मूव नहीं करता। जब ये पीछे की तरफ मूव नहीं कर रहा, बैकवर्ड मूव नहीं करेगा, तो ये खुलेगा नहीं। तो अगर इसको खोलना भी जरूरी है, इसलिए हम जब बैकवर्ड बेंडिंग ऐसे करते हैं, जब अर्ध चक्रासन करते हैं, तो हमारी बैक बेंडिंग की वजह से, इस हाफ बैक बेंडिंग की वजह से हमारा चेस्ट रीजन जो होता है वो पूरा ओपन हो पाता है। इसकी ओपनिंग की वजह से हमारी बैकवर्ड बेंडिंग जितनी भी है, अगर हम ये वाला आसन करते हैं, ये हमारी इनिशियल बैकवर्ड बेंडिंग के लिए हमें काफी हेल्पफुल रहता है, ताकि हम पूर्ण चक्रासन की तरफ हम जा सके। ठीक है, और एल्बोस को ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करता है। एल्बोस में क्या होता है, एल्बोस में अपनी एक स्ट्रेंथ होती है कि दोनों बाजुओं को जोड़ के रखता है। हमारी अपर आर्म, सॉरी, हाँ जी, अपर आर्म को और नीचे लोअर आर्म को जोड़ के रखता है, किससे, कोहनी से। जब ये हमारी एल्बो स्ट्रेंथन होती है, स्ट्रेंथन कैसे होती है, इसका जो ये एंगल बनता है ये हमें हेल्प करता है। इसकी जो नर्व्स है, इसकी जो मसल्स है, वो इस सिरे से जब खिंचती हैं तो उसके अंदर वो ऊर्जा प्रदान होती है। कैसे, जब खींचने पे ऑक्सीजन वहां प्रोवाइड कराई जाती है, वहां पे जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जब वो प्रवाह जब हमारा बढ़ने लगता है, तो इसमें उसके अंदर भी स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। फिर कहीं देखेंगे लोअर बॉडी के लिए, ऑफ कोर्स अगर फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन की बढ़ रही है तो लोअर बॉडी में, क्योंकि यहाँ से सिर्फ इतना पोर्शन पे ही हम झुक रहे हैं पीछे की तरफ, तो इससे जब हम उसको देते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट करने की कोशिश करिए, और ये हमने पोर्शन हमने पीछे बैकवर्ड बेंडिंग में यूज कर रहे हैं हम, तो इससे क्या होता है, जो हमारी लोअर बॉडी होती है वो हमारे कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है। और इससे हमारी स्पाइन की रिफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो हमारी लोअर बॉडी का जो एब्डोमेन एरिया है, लोअर एब्डोमेन एरिया है, जहाँ हमारे बहुत सारे हमारे कल को हम जब बंद करते हैं, जब मूलाधार चक्र की प्रैक्टिस करते हैं, कुंडलिनी के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जब हमारा एरिया ओपन हो जाता है, यहाँ पे कई लोगों का स्ट्रेस की वजह से भी, या कभी कभी कुछ इच्छाएं जो होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती, इमोशंस भी यहाँ पे सेटबैक होने शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स देयर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू कंसीव, उन केसेस में भी ऐसा हो जाता है कि वो कंसीव प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, और ये दिमाग में उनके रहता है, और धीरे धीरे यहाँ का एक बेली फैट बनना शुरू हो जाता है लोअर बेली में। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हम वक्त के साथ देखते हैं पर पूरी नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी इच्छाओं की वजह से भी हमारा लोअर बेली फैट हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसको भी यहाँ पे ये कर्व करता है। ठीक है, फिर आता है कार्डियक हेल्थ। कार्डियक हेल्थ कैसे बढ़ती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है डायरेक्टली हमारा हार्ट पे ही रह जाता है। अगेन यहाँ पे पूरा नीचे ब्लड फ्लो यहाँ पे तो जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से कुछ ना कुछ हमारा जा रहा है, लेकिन जब हमारा ब्लड फ्लो ऊपर, यानी कि चेस्ट रीजन से लेकर हेड रीजन तक रहता है, तो ब्लड फ्लो ज्यादा अपनी जगह से घूम नहीं रहा, उसको ज्यादा गति प्रदान नहीं हो पा रही है। गति से मतलब उसको ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। कौन कौन से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, अगर आपको कार्डियक का सर्कुलेशन याद है, तो उसमें ये होता है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी जो कार्डियक हेल्थ है, मीन्स वहां पे ब्लड के पास हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हेड से हार्ट रीजन में मेजरली रहता है। इससे हमारी कार्डियक हेल्थ अच्छे से हो पाती है। इससे क्या फायदा होता है, जो कार्डियक यानी कि हार्ट का अपने पास जो एक ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, जो हार्ट ने हार्ट को पहुंचाना होता है, एक होता है हृदय जो पूरे संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है ब्लड सर्कुलेशन, एक होता है वो खुद को भी देता है। खुद को भी जिंदा रहने के लिए उसको ब्लड चाहिए होता है, उसकी बाहरी मसल्स को चाहिए होता है, वो यहाँ पे अच्छे से उसको प्रदान हो पाता है। क्यों, क्योंकि उसको संपूर्ण शरीर पे अब नहीं पहुंचाना पड़ रहा, सिर्फ ऊपर वाले एरिया में यहाँ पहुंचा रहे हैं, और बाकी अपना हार्ट में ही पहुंचाने की संभावना, इस पे संभावना से मीन्स यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वो यूज कर पाता है उसे। हालांकि वो नॉर्मल गति में, जब नॉर्मल डे में हम नॉर्मल प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, उसमें भी वो कर रहा है, पर जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक साइड की कम कर देते हैं ब्लड सर्कुलेशन, विच इज टूवर्ड द लेग्स। जा तो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ तो जा रही है, पर इतनी नहीं जा रही है। ठीक है,
कम हो जाती है। फिर रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म मीन्स हमारे चयापचय के लिए हमारे लिए मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। कंट्रोल करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को। ब्लड शुगर लेवल को क्यों कम कंट्रोल करता है? क्योंकि अब ये यूज हो रहे हैं, जहां जहां हमें ऊर्जा प्रदान होनी चाहिए वहां ऊर्जा प्रदान के लिए हमें हमारे जो ब्लड में शुगर है उसको यूज करा जा रहा है, इसलिए। रिलीविंग नेक एंड शोल्डर पेन, ये इनिशियल स्टेज में ही काम आएगा सिर्फ ब्लड शुगर लेवल का, ठीक है। फिर रिलीविंग नेक एंड शोल्डर पेन, अगर कोई फ्रोजन शोल्डर की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है इनिशियल स्टेज में तो वो भी कर्व हो जाती है। रिजॉल्व करता है ट्रीटिंग द रेस्पिरेटरी इश्यूज। ऑफ कोर्स अगर चेस्ट एक्सपैंड होगी बैकवर्ड साइड पे, मींस चेस्ट को कैविटी, थोरेसिक कैविटी में अब लंग्स प्रॉपरली और फैल पाएंगी, सारे एल्वियोलर सैक्स के ऊपर हमारी अच्छे से ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंच पाएगी, इसलिए वहां पे हमें क्या मिलता है, प्रॉपरली ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इनहेल हो पाती है और फिर पूरी बॉडी में यूज हो पाती है। अगर यूज तब ज्यादा होगी जब हम कुंभक ज्यादा करेंगे, ठीक है। फिर आता है स्टिमुलेट करते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन्स की प्रोसेस को, यानी कि पैंक्रियाज, जो कि हमारी इंसुलिन लेवल को हमारा बैलेंस करता है, ना बढ़ाता है ना घटाता है, ठीक है। इंप्रूव करता है लंग कैपेसिटी को। जब चेस्ट एरिया खुलेगा तो लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी भी हमारी, आप देखेंगे उसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स जितनी वो कैपेसिटी है जो हम यूज करते हैं वो सिर्फ 25% यूज कर रहे थे, अब वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जो हम यूज करते हैं कैपेसिटी वो नियरली सिर्फ 25% है, ठीक है, जो नॉर्मल हम डे टू डे यूज करते हैं। पर योगियों में ये ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? इन्हीं छोटे छोटे आसनों की वजह से हमारी कैपेसिटी 25 से 50, 45, 60 धीरे धीरे और बढ़ बढ़ के आगे पहुंच जाती है, ठीक है। फिर आता है रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज तो ऑफ कोर्स अगर आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज कर रहा है, लिपिड प्रोफाइल धीरे धीरे कम हो रहा है, फैट बेली फैट कम हो रहा है, फैट लेवल धीरे धीरे बॉडी में कम हो रहा है, ठीक है। फिर और हम कार्डियक हेल्थ के लिए, कार्डियक हेल्थ मीन्स कार्डियक को भी अपना खुद का भी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी ठीक से होने दे रहे हैं, उसको समय दे रहे हैं, तो इससे हमारी हार्ट डिजीज में बहुत ज्यादा गिरावट आती है उसके अंदर। हालांकि बहुत सारी अंडरलाइन डिजीज भी होती है, हम उस पर भी देखेंगे, पर यहाँ पे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। मैनेज करता है ओबेसिटी को और डायबिटीज को। ओबेसिटी में होता है जनरली हमें बार बार भूख लगती है और बहुत ज्यादा भूख भी लगती है, तो बॉडी में जो जितना भी फैट है जितना भी प्रोटीन है वो सब जमता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, यूज नहीं हो पाता। उसकी उसको यूज करने के लिए हमें कुछ आसन करने होते हैं। उनमें से कुछ आसन ये वाले आसन है, ये फैट बर्न करने के लिए हेल्प करते हैं। किन इन एरियाज में? मेजरली बेली रीजन में यहाँ पे हेल्प करते हैं, मेजरली बेली रीजन में हेल्प करते हैं। प्लस जब हार्ट में जब हमारा ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज ज्यादा करता है, जो बर्निंग फैक्टर इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में, इस वजह से हमारा जो एक्सेस ऑफ फैट है वो धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आता है सीरियस हिप इंजरीज के अंदर इसको नहीं करना, स्पाइनल इंजरीज में इसको नहीं करना। जब स्पेशली स्पाइनल इंजरीज जो होती हैं, कुछ ऐसी इंजरीज होती हैं जिसके जो सियाटिका को ज्यादा लीड करती हैं। सियाटिका को लीड करने वाली जो नर्व को लीड करती हुई होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें आपको बैकवर्ड बेंडिंग में आराम नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्शन में आराम नहीं आएगा, ठीक है। हमें कुछ ऐसी बीमारियां होती है सर्वाइकल की जिनमें लोगों को फ्लेक्शन अगर ज्यादा हम देंगे, एक्सटेंशन ज्यादा करेंगे, उसमें उनको आराम नहीं आता बल्कि वो बढ़ जाता है। तो ये देखकर देखना होता है कि किस प्रकार का स्पाइनल प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। फिर आता है हिप इंजरीज में नहीं करना है, इशियम और हमारी कौन सी बोन होती है, इशियम और हिप कहाँ बोन में। पास का बोल रहे हैं? हिप बोन में 3 बोन होती है ना हमारी, 3 बोन्स को मिला के हमारा हिप बोन बनता है, एशियम, इलियम, प्यूबिस। हम्म, प्यूबिस। प्यूबिक, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे इसको उसको जो हमारी हिप एरिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है उसके अंदर हम इसको नहीं करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करना। अगेन मैंने आपको बताया था क्यों नहीं करना, क्योंकि बीपी की जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा कैसा से टूवर्ड्स ओनली हार्ट रह जाता है और हेड रीजन में रहता है, और वो पहले से ही बहुत पतला होता है, उसे कंस्ट्रिक्ट होती है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हुई हुई होती है, तो डायलेट नहीं हो पाती, प्रॉपर्ली फैल नहीं पाती, और वो और तेजी से पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो के चक्कर में बॉडी में भागने लग जाती है। हाँ जी काजल जी बोलिए। कुछ काजल नहीं जी मैम, बोलिए, गलती से हो गई। कोई क्वेश्चन था आपका? नहीं मैम, कंटिन्यू कर। ओके, ठीक है। फिर ब्रेन एलिमेंट्स में हमें बहुत जिनको होती प्रॉब्लम होती है, जिसको मेनिंजाइटिस होता है, या अगर उनका जैसा है कुछ ऐसी इलनेस जो हमें जनरली हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें डॉक्टर गाइड करते हैं कि इस स्टेज पे या इस
प्रॉब्लम के अंदर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। पेप्टिक और ड्यूडेनल अल्सर्स जो होते हैं उस केस में भी नहीं करना, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, बैलेंस भी करता है, बढ़ाता भी है। तो वहां उस हमारी जगह पे जहाँ पहले से ही हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई लेवल पे, पित्त हमारा हाई लेवल पे जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको हम और बढ़ा रहे हैं। मीन्स हमने वास्तविक प्रकृति के हिसाब से भी इस आसन को मद्देनजर करते हुए करना है, ठीक है। फिर हार्नियास में नहीं करना, क्योंकि ये स्ट्रेच उनको आराम नहीं देगा, मुश्किलें और पैदा करेगा। नेक इंजरीज की हमने बात करी, स्पाइनल इंजरीज की हमने बात करी, सर्वाइकल, स्पाइनल में सर्वाइकल भी इंक्लूड हो जाता है, नेक इंजरीज में नहीं करेंगे। डिजीनेस, जहाँ पे जिन लोगों को स्पेशली वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है उस केस में भी नहीं करेंगे। डिजीनेस से मतलब क्या होता है, कभी कभी ठंडा गर्म की भी प्रॉब्लम रहती है उनको, तो और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, ब्लड फ्लो जैसे ही उनके सर में जाता है, ब्लड फ्लो सर में जाते हैं, जाने का मतलब ये होता है उनको वैसे ही थोड़े चक्कर चक्कर से आ रहे हैं, बॉडी वीक है, उस वीकनेस में नहीं करवाना है, ठीक है। प्रेगनेंसी के केस में नहीं करवाना, ठीक है। त्रिकोण आसन, त्रिकोण का मतलब हो गया, हमें तीन प्रकार के ट्रायंगल्स बना रहे हैं यहाँ पे, तीन ट्रायंगल्स बनाते हैं। जो हम जानते हैं त्रिकोण में कौन कौन से ट्रायंगल बनते हैं हमारे, कोई बता सकता है कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर? 30, हाँ जी, हाँ जी, 45, कैसे कैसे? जो शोल्डर के पास है वहां पे 30 है, फिर जो पैर है वहां पे शायद 45, और फिर इधर 90 का। और वैसे इसमें हर एक बस पीछे होता है, यही इसमें है एक और बस। होता है, इसमें एक और होता है, तीन ट्रायंगल्स बनते हैं बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। अभी स्ट्रेचिंग, सॉरी, स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेच करता है हमारे लेग्स को, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी लेग को स्ट्रेच करता है। जो स्ट्रेच, ये वाला लेग जो स्ट्रेच हो रहा है ये ज्यादा होता है, जो इस तरफ में होता है ये लेग भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच होता है। तो स्ट्रेचिंग यहाँ पे सिर्फ एक तरीके से स्ट्रेच नहीं हो रही होती लेग्स में, स्ट्रेचिंग यहाँ पे कई तरीके से हो रही है, बहुत तरीके से हो रही है, ठीक है। फिर स्ट्रेंथन करता है बॉडी की मसल्स को, जितनी भी मसल्स है सारी मांसपेशियां इसके अंदर पूरे ओवरऑल हिल रही हैं, ठीक है। हेड टू टो यहाँ पे हमारी बॉडी की जितनी मसल्स हैं वो हिल रही हैं, इसके अंदर मूव करती हैं। फिर आता है एक्टिवेट करता है बॉडी कोर को, बॉडी कोर को इसलिए एक्टिवेट करता है क्योंकि बैलेंसिंग भी हमें साथ में मेंटेन करनी होती है। इसमें कई लोगों को चक्कर भी आता है, कई लोग गिर भी जाते हैं, चक्कर से मीन्स बैलेंस नहीं कर पाते, साइड बेंड करना होता है लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाते, वो गिर जाते हैं, उनके पैर कांपते हैं। और धीरे धीरे उनका कोर लेवल जो होता है, जितना ज्यादा ये अभ्यास करेंगे कोर लेवल उतना ज्यादा अच्छे से कंट्रोल, नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है, बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। प्लस जब हम इसे अपवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं, जब अपने हाथ की उंगलियों को देखते हैं, मेन यहाँ पे होता है अपनी सेकंड नंबर की जो हमारी उंगली होती है उसको हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमें उस पे अपनी नजर बनाए रखनी होती है। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो इससे हमारा फोकस भी इंक्रीज होता है। जब ये फोकस इंक्रीज हो रहा होता है धीरे धीरे हम मेंटेन करता है कि यहाँ पे हम यहाँ पे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी अलाइनमेंट बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, यहाँ हमारी अलाइनमेंट बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, देख हम ऊपर की तरफ रहे होते हैं। और जैसे कि हमने पहले ही बात करी थी, ईयर में जो फ्लूइड होता है वो हमारा बैलेंसिंग का कारक होता है, प्लस जो छोटा ब्रेन यानी कि सेरिबेलम होता है वो भी हमारा इसके अंदर कारक होता है, इसको हेल्प करता है बॉडी को बैलेंस करने में। जब हम इस तरह के आसन करते हैं तो हमारी बैलेंसिंग हिलनी शुरू हो जाती है इसी वजह से, ठीक है। सेकेंडली फैट ज्यादा होता है, इस वजह से भी फर्क पड़ता है, और भी फैक्टर इसके अंदर अ, इसकी वजह से इसका कारण होते हैं, जिसमें हमारी बैलेंसिंग खराब होनी शुरू हो जाती है। तो ये बैलेंसिंग को, कोर बैलेंसिंग को, यानी कि कोर बैलेंसिंग फ्रॉम हियर, इसको बढ़ाता है। स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, क्योंकि हम साइड बेंडिंग कर रहे हैं ना, तो इंटेस्टाइन भी मूव करती है, हमारे साइड के जो ऑर्गन्स हैं, यानी कि कौन कौन से, स्टमक, और फिर कौन सा हुआ, लीवर, पैंक्रियाज, गॉलब्लैडर, ये सब कुछ धीरे धीरे थोड़ा हिलते हैं। इनके अंदर भी एक टोनिंग पैदा होती है, जिसकी वजह से वो और अच्छे से कार्यशील हो जाते हैं, उनको और गति प्रदान होती है। ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है इस वजह से भी, ठीक है। इम्प्रूव करता है मेटाबॉलिज्म, रिड्यूस द स्पाइनल एंड बैक स्टिफनेस। जो जो लोग ज्यादा बैठकर काम करते हैं या सिर्फ एक ही पोस्टर वाला काम ज्यादा करते हैं, जैसे स्टैंडिंग में भी काम कर रहे हैं या बैठ कर भी काम कर रहे हैं, पोस्टर उनको जनरली एक ही जैसा रहता है, तो उनको कमर में दर्द रहने का संभावना बनी रहती है,
ठीक है, इम्प्रूव करता है फ्लेक्सिबिलिटी। ओवरऑल अपनी बॉडी को अगर आप इतना हिलाएंगे जिसमें स्ट्रेचेस इतनी ज्यादा होंगे तो ओवरऑल बॉडी की भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, किन किन केस में नहीं करना, माइग्रेन के केस में नहीं करना, डायरा सॉरी डायरिया, लो एंड हाई बीपी में नहीं करना, जैसे मैंने कहा वीक होती है बॉडी जिनकी, कंपन पैदा होती है, लो वीकनेस की वजह, लो बीपी की वजह से होती है, पानी की कमी की वजह से भी होती है। ठीक है, नेक इंजरीज जो होती है बैक इंजरीज के केस में नहीं करना, नी शोल्डर एंकल इंजरीज के केस में नहीं करना, हैमस्ट्रिंग एंड एंकल इंजरी के केस में इनको हम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आता है परिवृत्त को त्रिकोण आसन। ठीक है, इसमें होते हैं बेसिकली। ठीक है, इसमें भी हमारे त्रिकोण आसन हमारे बनते हैं। पहला हो गया ये वाला, ये वाला, एक ये त्रिकोण बनता है, फिर ये वाला त्रिकोण बनता है, और एक यहाँ पैर के पास बन रहा होता है, ऊपर वाले में इनिशियल में होता ही है, इसमें पैर के पास भी एक त्रिकोण बन रहा होता है हमारा। स्ट्रेचिंग होती है इसके अंदर हमारी हैमस्ट्रिंग की, काफ्स की, स्पाइन की। आप ये नोटिस करें कि दोनों ही आसन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। इसमें बस पैर को हमने और पीछे की तरफ ले जब इसको जब अभी तो हमने इस साइड पे पैर रखा हुआ है, जिस साइड वो पैर को लेग पे हमने बाहर निकाला हुआ है उसी की यहाँ पे करा हुआ है, लेकिन हम इस पे अपोजिट साइड पे कर रहे हैं। पीछे की तरफ पूरा ट्विस्ट कर लिया यहाँ पे, अच्छे से हमने ट्विस्ट कर लिया यहाँ पर। ये जो ट्विस्टिंग है इसकी वजह से जो स्ट्रेच आ रहा है अब वो कमर में और ज्यादा आ रहा है। पहले तो साइड वेज का स्ट्रेच आ रहा था, अब पूरा घुमाव आ रहा है, ट्विस्टिंग स्ट्रेच आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, ट्विस्ट करा जा रहा है किसको, एब्डोमेन वाले एरिया को ट्विस्ट करा जा रहा है। इस ट्विस्टिंग की वजह से हमें ज्यादा हेल्प होती है किसके अंदर, हमारी हैमस्ट्रिंग के अंदर स्ट्रेच आता है, काफ के अंदर, स्पाइन के अंदर, हिप मसल्स के अंदर। ये शोल्डर की जो मसल्स होती हैं उनको ओपन करता है, चेस्ट को और लंग्स को। हम जो हमने मसल्स पढ़ी हुई ओब्लिक मसल्स पढ़ी थी हमने, ट्रिपिसाइड मसल्स पढ़ी थी हमने, और कौन सी हमारे पेट के पास हमारी मसल्स यूज होती हैं, जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, कोई नाम बता सकता है? एब्डोमिनल मसल्स, प्रियंका जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं अगर नहीं। अम्बिलिकल करके था। हाँ जी, ये जितने मसल्स हमारी होती है अम्बिकल एरियाज में, प्लस जो नेवल का एरिया होता है जिसे हम छोटा ब्रेन, सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, इसके आसपास जितनी हमारी मसल्स होती है हमारी, जिसे हम सिक्स पैक कहते हैं और टू पैक्स वगैरह बोलते हैं, लोअर एब्डोमेन का एरिया होता है, हमारी ये मसल्स जो होती हैं ये स्ट्रेच होती है, ये जनरली स्ट्रेच नहीं होती है। हम जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कार्य करते हैं ये स्ट्रेच नहीं होती है। जब ये स्ट्रेच होती है यहाँ की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से भी हमारा मेटाबॉलिज्म और फैट में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, फैट घटेगा। ठीक है, फिर आता है कि ये इम्प्रूव करता है बैलेंसिंग को। अब जब मैं नॉर्मल त्रिकोण कर रही थी तो मेरा बैलेंसिंग में डिफरेंस आना था, अब मैं तो बिल्कुल ट्विस्ट कर दिया तो और भी बैलेंसिंग में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। कंसंट्रेशन का और बैलेंस का आपस में ये टू साइड्स ऑफ द कॉइन है। ठीक है, कंसंट्रेशन और बैलेंसिंग दोनों इकट्ठे एक साथ बढ़ती हैं। ठीक है, फिर आता है स्टेबिलिटी, रेंज ऑफ द मोशन। हम मोशंस कैसे यानी कि जैसे कि हम कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे किसी चीज पे हम रिएक्ट करते हैं, उस पे भी हमारी हमारी गति बढ़ने लगती है। रिलीव करता है माइल्ड बैक पेन अगर है किसी को, जरा सा है या कभी कभी हो जाता है, कुछ कुछ दिनों में हो जाता है, या एक पेन था बहुत टाइम से था, ध्यान नहीं रहा, लेकिन कभी कभी उठता था वो वाला पेन, वो भी उस पेन में भी, माइल्ड पेन के अंदर भी ये कारगर होता है। स्ट्रेंथनिंग द हिप मसल्स, हिप मसल्स में जिनकी ग्लूटस में काफी हमें हेल्प मिलती है। और ये जितने भी हमारी हिप मसल्स में हमें जो एक कुशन टाइप का हमारा जो हिप मसल होता है, यहाँ जो फैट होता है जितना रिक्वायर्ड है फिर उतना ही रहता है, एक्सेस में धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। प्लस जो इमोशनल इम्बैलेंस हमारा यहाँ अटका हुआ होता है मूलाधार चक्र के पास, और प्लस हमारे हिप बोन में जितनी मसल्स हैं, यहाँ की मसल्स में जितना भी हमारा इमोशंस है, ये इमोशन जनरली हमारा सेटबैक करता है हमारे किसी भी डिजायर को। अभी डिजायर कोई भी रिलेशन का हो सकता है, मेजरली ये डिजायर्स होता है फीमेल्स में बेसिकली, जनरली होता है ये वाला जनने का, यानी कि रिप्रोडक्टिव यानी कि बेबी बॉर्न करने का जो होता है एक तरह का उनका, उनकी मेंटली इफ दे आर नॉट हैप्पी कि अभी या तो बेबी हुआ नहीं है या होने वाला था या मिसकैरेज हुआ, इस तरह के जो इमोशंस होते हैं वो भी सेटबैक यहाँ पे रुक जाते हैं, इनकी मेंटली ये रहते हैं।
कुछ होते हैं कि पारिवारिक तौर की वजह से वो लोग जैसा कोई अपना या तो बेबी कर नहीं पाए या फिर शादी नहीं हुई, इस वजह से इस तरह के इमोशंस भी यहाँ पे रहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं उनका जो वेट है यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे ग्रो कर आई मीन गेन होने लग जाता है, जो उन्हें कहीं ना कहीं हमें एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता, इनफैक्ट उनको खुद को भी नहीं पता है। जब इस तरह के स्ट्रेच करते हैं तो उनको रोना निकलता है ऐसे स्ट्रेचेस में। कईयों के साथ ऐसा होगा, आप शायद देखेंगे करवाएंगे तो, या करते हुए आपने नोटिस करा होगा। इसमें अगर आप फाइनल जितने भी आप थंब पे और इसमें आप करते हैं, इसमें आप प्लीज होल्ड कीजिएगा क्लास को प्लीज। जी सॉरी। तो जितने भी हमारे इमोशंस है वो रिलीव होने शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारा वात, जो हमने बात कही है, वात में क्या होता है, वात का एरिया हमारा लोअर बॉडी हमारी आती है वात के अंदर। तो वात में हमारे इमोशंस जो होते हैं ना, हमारे बड़े फ्लिकर करते हैं, बार बार फ्लिकर करते हैं। पुरानी पुरानी कोई बात थी वो भी फ्लिकर करती है, तो इस तरह के इमोशंस यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं, एलिमिनेट होने शुरू हो जाते हैं। जब हम इस तरह के छोटे छोटे आसन करते हैं, इन सब से काफी राहत मिलती है। सेकेंडली, जब हम जितनी भी हिप्स की और जितनी भी हम स्पेशली थाई एरिया की हम जितनी भी स्ट्रेचिंग करते हैं, यहाँ के जो इमोशंस होते हैं कहीं ना कहीं आपके धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए योग के दौरान कई ऐसे इमोशंस होते हैं जो हम भूल भी गए थे, याद नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं पड़े हुए थे, क्योंकि आपने उसको नलीफाई नहीं किया था। तो वो नलीफाई करने का वक्त आ जाता है जहां हम उसको फेस करते हैं, एंड देन यू रियलाइज कि ये तो काम की बात नहीं थी, ये तो रोने वाली बात नहीं थी, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई है। आप उसको धीरे धीरे खुद ही नलीफाई करते चले जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे मेच्योरिटी लेवल भी इंक्रीज होती है। ओके। फिर आता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे स्टिमुलेट करते हैं, इंप्रूव करता है डाइजेशन, रिलीव द कॉन्स्टिपेशन। पानी पियेंगे, फाइबर खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। फिर इंप्रूव करते हैं ब्लड सर्कुलेशन को, वाइटल ऑर्गन्स को। वाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या आ गया, लंग्स आ गया, हार्ट आ गया, ब्रेन आ गया, ठीक है। इनमें हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है इनको इंक्रीज करता है यहाँ पे। फिर आता है इंप्रूव करता है फोकस एंड कंसंट्रेशन। मैं आपसे पहले कहा, जहाँ पे बैलेंसिंग आएगी वहां कंसंट्रेशन अपने आप दौड़ दौड़ाएगा, ठीक है। रिड्यूस करता है स्टिफनेस इन द बैक एंड द शोल्डर्स। इतना कड़ा अगर आप ट्विस्ट करेंगे तो स्टिफनेस रहेगी भी नहीं, होगी ही नहीं, तभी आपसे ये स्टिफ ये वाला त्रिकोण आई मीन इतना ट्विस्टिंग आसन आपसे लग पाएगा, अदरवाइज लगेगा भी नहीं। एलिवेट करता है एंजाइटी को, मेंटल हेल्थ एंड रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं। मेंटल हेल्थ और एंजाइटी से मतलब यहाँ पे ये आया, जिन लोगों का ब्रेन वेव कुछ ज्यादा ही फ्लिकर करता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल्स पे रहता है, जिनका ब्रेन वेव रहता है किसमें, गामा स्टेट में रहता है, अल्फा स्टेट में रहता है, जिनका इस स्टेज पे रहता है, जिनका रहता है डेल्टा स्टेट में या थीटा स्टेट में जिनका रहता है, उनको भी बैलेंस करता है। यानी कि ये तो बहुत हाई है या फिर बहुत लो है, उस केस में भी हमें बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। बैलेंस क्या करेगा, हम पे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा इमोशन रिलीज करेगा, इमोशन रिलीज करेगा वात को मतलब कम करेगा। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, इससे हमें धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो एक एंजाइटी, नर्वसनेस, स्ट्रेस कहीं भी अटका हुआ था वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। ओके। स्ट्रेंथन करता है लेग को, फीट को, एंकल्स को और एब्डोमिनल मसल्स को। फैसिलिटेट करता है किसको, फैसिलिटेट करता है यानी कि बढ़ाता है मूवमेंट एब्डोमिनल ऑर्गन्स की। पहले मंद तरीके से काम कर रहे थे, वात दो से ज्यादा था, धीरे धीरे हमने मूवमेंट्स बढ़ा दी। अब उनकी मूवमेंट, उनकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। अब जो चीजें एब्जॉर्ब ठीक से नहीं हुई थी उसको भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जो फीसिस कहीं ना कहीं एक्सक्रीटरी टॉक्सिन जो अटके हुए थे इंटेस्टाइन में वो निकालना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे उनकी अपनी एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। इम्प्रूव करता है ब्रीदिंग को। हमारी जब भी लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने लंग्स की बात यहाँ करी थी यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है नेक और स्पाइन इंजरीज के अंदर हमें नहीं करना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। लोअर बैक को और सैक्रो इलियक जॉइंट को। सैक्रो इलियक जॉइंट कौन सा हो गया, कोई बताएंगे। कहाँ आया सैक्रो इलियक जॉइंट, कहाँ आया, सोचे। पैल्विक एरिया। हाँ, होता तो पेल्विक एरिया पे ही है।
सैक्रम और ईलियक, यानी कि हिप वाला जो ये वाला जो जॉइंट होता इलियम। है हमारा, ईलियम, ठीक है। उस वाले एरिया को, ये जॉइंट जहाँ पे होता है उस वाले जब ऐसा वाला पेन जो होता है वहां पे हमें इसको नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है हेडेक के केस में नहीं करना, माइग्रेन के केस में नहीं करना। हेडेक जनरली मैंने आपको पहले भी एक बार डिस्कस किया था, हेडेक जो होता है उसके रीजन बहुत सारे हैं, तो किसी एक के साथ उसको ज्वाइन मत कीजिएगा, ठीक है। हार्मोन की वजह से हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम की वजह से होता है, कफ प्रकृति बहुत ज्यादा बढ़ गई उसकी वजह से होता है, एसिड बॉडी में बहुत ज्यादा है उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो एसिड के केस में, सॉरी हेडेक के केस में इसको हम नहीं करेंगे। इंसोम्निया, इंसोम्निया के केस में इसको नहीं करेंगे। इंसोम्निया का केस जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें हमारी ब्रेन वेव का भी काम होता है। हालांकि ये कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, लेकिन जिसको इंसोम्निया हो गया, अब उसको हम प्राणायाम के थ्रू उसको धीरे धीरे उसको हम रिलीज, या उसको कहेंगे उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे थ्रू आसना। हम कोशिश कम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। कुछ आसन ऐसे हैं, सेट्स ऑफ आसन हैं, उनमें से ये नहीं है, ठीक है। फिर लो ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी, डायरिया, हिप इंजरीज, लेग इंजरीज में तो जितने भी ऑर्गन्स हमारे रिलेटेड हैं या बॉडी पार्ट्स आते हैं, इंजरीज तो वहां पे ले ही लेते हैं। और स्प्रेन हो गया, इंजरी हो गया एंकल और शोल्डर्स के अंदर, स्पाइनल एलिमेंट्स, स्coliosis और हर्निएटेड डिस्क और काइफोसिस। एसफोसिस ये वाला हो गया, काइफोसिस नीचे वाला हो गया, ठीक है। सॉरी, के वाला ऊपर होता है, एस वाला नीचे होता है ना। के नीचे होता है, ऐसे ऊपर होता है। के यहाँ पे होता है, ऐसे यहाँ पे होता है, पता है ना। स्पाइन की शेप का पता है ना, हमने पढ़ा था। प्लीज बताएं अगर आपको याद है तो। स्पाइनल कॉर्ड का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, नेचुरल स्ट्रक्चर कैसा होता है स्पाइनल कॉर्ड का, कुछ ऐसा सा होता है। सॉरी, गलत बताया। एस शेप में। हाँ, एस एस शेप में शेप होता में है। रहता है। हाँ, हाँ हाँ। नीचे से जो एस होता है, जो ये वाला होता है, ये भी सही नहीं बना, नीचे से जो ये वाला एस होता है, ये एस एस ऐसा होता है, ठीक है। ऊपर वाला जाते हुए ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये हमारा अच्छा नहीं बन रहा सर्वाइकल एरिया का, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा ये ज्यादा डीप बन गया, इतना डीप नहीं होता। पर ये वाला जो होता है हमारा एस शेप जो होता है प्रेगनेंसी में, ये और ज्यादा आगे की तरफ चला जाता है, जो नुकसान देता है। फिर कमर में बहुत दर्द रहता है। और जनरली लोग कैसे कैसे खड़े होते हैं इसके अंदर, इसमें लोग कुछ ऐसे खड़े होते हैं, ये ऐसे खड़े होंगे और आगे की तरफ सर झुकाया हुआ टाइप का जिसमें होता है, स्लाउज करना जिसे कहते हैं इंग्लिश में, स्लाउज बहुत ज्यादा करते हैं उस केस में। और प्रेगनेंसी के केस में एस शेप ज्यादा ही, हमारा जो लोअर बैक का एस शेप है वो ज्यादा बिगड़ जाता है, इसलिए पेन ज्यादा बढ़ जाता है। और जो लोग ज्यादा स्लाउज करते हैं उनके उस केस में के ज्यादा बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। काइफोसिस हमारा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर आता है सॉरी, पार्श्व कोण आसन। पार्श्व कोण आसन, साइड वे से हम यहाँ पे इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रेच देते हैं कोण से, मतलब कि साइड वेज की, मतलब ट्रायंगल के फॉर्म में उसको बनाने की कोशिश करते हैं साइड से, ठीक है। इंक्रीज करता है, ये करता है, इंक्रीज करता है फ्लेक्सिबिलिटी। अगेन जितने भी ये वाले स्ट्रेच होते हैं ना ओवरऑल बॉडी के, सॉरी अगर आपको पीछे से आवाज आ रही है तो आई एम रियली सॉरी, पीछे सॉरी, ओवरऑल बॉडी की जो स्ट्रेचिंग होती है इसके अंदर, उसको फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। जितनी भी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेच जहाँ पे भी होगा, चाहे वो सर्वांग कुंचली हो, चाहे इस तरह की हो, सर्वांग कुंचली में भी पूरी बॉडी और ओवरऑल बॉडी हमारी स्ट्रेच करती है, त्रिकोण वगैरह में। इस तरह के जो आसन होते हैं इसमें पूरी बॉडी हमारी इन्वॉल्व होती है, हेड टू टू पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। और ये वाले आसन जो होते हैं जनरली वेट लॉस, ओबेसिटी में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ओपन करता है चेस्ट, साइड बॉडी के जितना भी स्ट्रेच होता है उसको बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है एब्डोमिनल ऑर्गन को, फैट रिड्यूस करता है फैट अराउंड द वेस्ट एंड द हिप्स एरिया, टोन करता है बॉडी को, इम्प्रूव करता है डाइजेशन, रिलीव करता है स्ट्रेस। स्ट्रेस मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल बॉडी में हमारी इमोशंस जो है अलग अलग जगह के अलग अलग फैट अलग अलग मीनिंग के होते हैं। अगर हैंड में है, हैंड में मीन्स बाइसेप्स के एरिया में है, ह्यूमरस वाली बोन के पास वाला जो एरिया वो बहुत ज्यादा है, उसका मीनिंग अलग है। एब्डोमेन में है, उसका मीनिंग अलग है। थाई में है, उसका मीनिंग अलग है। तो अलग अलग एरिया के अलग अलग फैट कुछ और डिनोट करता है, ठीक है। कहता है लेंथनिंग द स्ट्रेंथनिंग द स्पाइन, स्पाइन की लेंथ बढ़नी शुरू होती है। कैसे बढ़नी शुरू हो जाती है, ये जैसे से ना डिस्क के बीच में जो गैप है, मतलब उसको थोड़ा स्पेस मिल जाता है,
मतलब जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए, आप ये समझिए। पहले क्या था, बेचारे दबे हुए थे, कॉन्ट्रैक्टेड थे, अब वो थोड़े से स्ट्रेच हो गए हैं। इसलिए कईयों की हाइट भी लगता है उनको, उनकी हाइट बढ़ गई है, लगता नहीं है, एक्चुअली बढ़ भी जाती है, क्योंकि पहले स्लाउच करके चलते हैं, स्ट्रेट नहीं बैठते हैं। योग में आने के बाद जब हम इस प्रकार के आसन करते हैं, जहाँ पे स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी या स्पाइन की स्ट्रेचिंग ज्यादा होती है, तो सीधे बैठना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। इसलिए लगता है कि हाइट इंक्रीज कर गई है, विच इज अराउंड 2 to 3 इंचेस बढ़ जाती है। ठीक है, इतना डिफरेंस आ जाता है 2 to 3 इंचेस का। रहता है, इम्प्रूव करता है ओवरऑल मसल स्ट्रेंथ को, क्योंकि पूरी ओवरऑल बॉडी इसके अंदर इन्वॉल्व है, मसल्स इन्वॉल्व है, सब जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया उसके एक्टिवेट हो रहे हैं, हमारे हर सेल के जितने मसल्स में है, वहां के मसल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एक्टिवेट हो रहे हैं, वो यूज कर पा रहे हैं अपनी एनर्जी को, जो कहीं ना कहीं पड़ी हुई थी। ठीक है, जो स्टोर थी, उसकी वजह से क्या होता है, वो जब एनर्जी यूज कर लेते हैं तो वो एनर्जी उनको स्टोर भी तो करके रखनी है, वापस भी तो संभाल के रखनी है, फिर वो एनर्जी के लिए वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़नी शुरू होती है, और अपना फिर ऐसे कार्य करती है, अपने सेल अपने कार्य रिपीटेड मोड पे काम करती है। ठीक है, फ्लेक्सिंग द जॉइंट्स और इम्प्रूविंग द लंग कैपेसिटी, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन विच इज ऑलरेडी देयर, इंक्रीज द बॉडी एंड्योरेंस एंड स्टेमिना। स्टेमिना का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी किसी चीज की, उस स्टेमिना को यानी कि अपने कोर ऑफ द बॉडी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, कि चलने में, बोलने में, भागने में, एक ही जगह बैठे रहने में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है, हर चीज का स्टेमिना कैपेसिटी हमारी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द स्पाइन एंड द हिप्स, थाई, एंकल्स एंड द नीज। क्या होता है, नीज में जो हमारी स्ट्रेंथ होती है धीरे धीरे जो वक्त के साथ कम होती चली जाती है, जो फ्लूइड है कहीं ना कहीं कम होने लग जाता है, क्योंकि हम उसको ओवर यूज करते हैं। जब हम स्ट्रेच करते हैं, स्पेस थोड़ा मिलना शुरू होता है स्ट्रेच की वजह से, वहां जो अगर हमारा जो फ्लूइड जो पहले कितना था, जो नॉर्मल और स्वतंत्र तौर से हम बन रहा है, वो अब थोड़ा ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, स्ट्रेच मिल जाता है, तो उनको स्पेस मिल जाता है। स्पेस आने की वजह से, रिलैक्सेशन की वजह से, वहां एक फ्लूइड की गति या कह लो कि कफ का जो कफ का जो होना है जरूरी है वहां पर, वो वहां पे इंक्रीज हो जाता है, वहां पे सिक्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ज्यादा ना करें, ज्यादा करने से ऑफकोर्स अति हो जाती है वो चीज की, पर लेकिन थोड़ा बहुत करेंगे तो उससे क्या होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, इस केस में हमें नहीं करना। सीरियस स्पॉन्डिलाइटिस होता है, स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब जैसे जितने भी हमारे मन के हैं उसके बीच में इन्फ्लामेशन आ जाना। ठीक है, इन्फ्लामेशन से मतलब क्या हो गया, या तो डिस्क थोड़ी सी बाहर निकल रही है, या उसके अंदर कोई ना कोई बाहर निकल रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन टाइप की सूजन। वजह से, हाँ सूजन है, एग्जैक्टली, सूजन आनी शुरू हो जाती है, दैट इज इन्फ्लामेशन बेसिकली। वो जो सूजन है वो इतनी आसानी से जाती नहीं है, वो इतनी आसानी से नहीं जाती। स्पॉन्डिलाइटिस के केस में हम जनरली रेफर यही करते हैं, आप आराम कीजिए, जितना आराम हो सकता है उतना आराम कीजिए, क्योंकि आराम एक तो उनसे हो नहीं पाता, रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकली हम बात करें, आराम उनसे हो नहीं पाता, लेकिन इसका आराम ही सबसे बड़ा इलाज है। ठीक है, फिर हेडेक्स के अंदर केसेस में इसको हमने नहीं परफॉर्म करना, हाई एंड लो प्रेशर में नहीं करना, ब्लड प्रेशर में, इंजरीज टू हिप, नीज, नेक, शोल्डर के केस में नहीं करना, इंसोम्निया के केस में इसको हम परफॉर्म नहीं करेंगे। हमारा फर्स्ट चरण जो था सिटिंग पोस्चर का वो खत्म हुआ, सॉरी स्टैंडिंग पोस्चर का वो खत्म हुआ। नहीं, सेवंथ है, एक और वीरासन, एक और है वीरासन, आई डोंट थिंक सो, वैसे ये वाला है वीरासन, होते खड़े होकर वॉरियर पोज जो होता है वो वाला है, ये गलत है, मैं ठीक कर दूंगी। ठीक है, वॉरियर पोज को हम वैसे लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टैंडिंग में है ना, वॉरियर पोज से सिटिंग वाला नहीं है। इसमें क्या होता है, हम स्ट्रेच करते हैं, हमारी थाइस में स्ट्रेच आता है, वो वॉरियर पोज कुछ ऐसा सही होता है, अगर आप में से किसी को याद होगा, जैसे ये इस तरह से सामने की तरफ बेंड, ऐसे बेंड कर रहे हैं, उसमें बेंडिंग नहीं होती, उसमें हम ऐसे ही पैर के भार पे ही रहते हैं, एक नी ऐसे रहता है, दूसरा नी स्ट्रेच करता है, और यहाँ से बॉडी स्ट्रेट रहती है, और हैंड्स हवा में होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा वीरासन कौन से वाला। ठीक है, इसमें हैंड्स ऊपर की तरफ भी जोड़ते हैं। ठीक है, मैं चेंज करके आपको अपडेट दे दूंगी इसका। ठीक है, फिर स्ट्रेच करते हैं थाइस में, नीज में और एंकल्स में। ठीक है, ये स्ट्रेच जो प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथन करता है आर्क्स को। आर्क्स कितनी होंगी, जितनी भी साइडवेज के हमारे आर्क्स बनते हैं, जितने भी हमारे आर्क्स है हमारी बॉडी में, आर्क का मतलब गोलाई, गोलाकार एरिया जितना भी आता है, जहाँ पे हमारा बॉडी का वेट हमारा डिपेंड कर जाता है,
या बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हमारी डिपेंड करती है, उन वाले आर्क्स को ये स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे आर्मपिट का एक एरिया हो गया, जैसे हमारे थाइस के बीच का एक एरिया हो गया, मेरी वेस्ट साइड का जो कर्व का एरिया हो गया, ये वाले कर्व्स जो होते हैं इनके अंदर स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। इम्प्रूव क्यों, ये आर्क्स क्यों बने होते हैं बॉडी बॉडी के अंदर, ये आर्क इसलिए बने होते हैं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को एक दूसरे के साथ कार्य करने में हेल्प करते हैं। इसके ऊपर कुछ भी होगा वो बैलेंस रहेगा इन आर्क के ऊपर। ठीक है, इसलिए हमें एक लेग के प्राणी नहीं है, दो लेग के प्राणी है। ठीक है, उसकी भी एक वजह है, चलने में और उछलने में फर्क होता है। ठीक है, इम्प्रूव करता है डाइजेशन को, रिलीव गैस को रिलीव करता है। डाइजेशन जैसे जैसे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा तो वात का गोला, आम वात, ये सब चीजें धीरे धीरे हमारी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, वात का जो वहाँ लोअर बॉडी का जो वहाँ पोर्शन होता है उसके ऊपर ज्यादा कार्य करा जाता है, जितने भी स्टैंडिंग में होते हैं। ठीक है, उनपे ज्यादा जोर ज्यादा जाता है, ये वो वाले आसन इसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, फिर रिलीव करता है हमें, किसमें हेल्प करता है, रिलीव करता है सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज में कहता है हॉट फ्लैशेस बहुत ज्यादा आते हैं, वेयर अ वुमन फील कि या तो कुछ है ही नहीं आसपास, या तो मेरी कोई कदर नहीं करता, मुझसे कोई बात नहीं करता, हार्मोनल चेंज इतने ज्यादा आते हैं, एंजाइमेटिक चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। हार्मोन का चेंज जो होता है वो बहुत भयंकर होता है कि एक वुमन उस चीज को इनटेक नहीं कर पाती, उसका बैलेंस नहीं कर पाती, जो हो रहा है उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, और फिर आसपास के जितने भी लोग हैं उनके उनके साथ या तो लड़ाई झगड़ा, या वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करेंगी, आइसोलेट होना शुरू करेंगी, रोना ज्यादा शुरू करेंगी। इस तरह के भाव को वो इकट्ठा ना करे अपने अंदर, उस दौरान उसके आसपास के दौरान में ये वाला आसन हमें, वीरासन बहुत हेल्प करता है। ठीक है, फिर होता है रिड्यूसिंग द स्वेलिंग ऑफ इन द लेग्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के थर्ड सॉरी सेकंड ट्राइमेस्टर के बीच में हमें इस आसन को अगर हम उनको करवाते हैं तो इससे जो इनके इमोशंस है, जो नेगेटिव इमोशंस है, तो वो कम होते हैं, स्वेलिंग कम होनी शुरू हो जाती है, कि किडनी पे अच्छा असर पड़ना शुरू होता है इन अ गुड वे। उससे हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें डिफरेंस आना शुरू होता है, जैसे हमारी लेग में स्वेलिंग, ब्लड उस तरह से इकट्ठा नहीं होता, या फिर कह लीजिए कि हमारा जो यूरिक एसिड बॉडी में से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरिक एसिड की वजह से कह लीजिए, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कह लीजिए, एक्सेस ऑफ वाटर जो हमारी बॉडी में रिटेन हो रहा है उसकी वजह से कह लीजिए, उन सब की वजह से कोई ना कोई कॉज इनमें से बन जाता है, जिसकी वजह से लेग में स्वेलिंग भी रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली। ठीक है, कोई भी कॉज होता है, लेग स्वेलिंग की कोई एक रीजन जनरली नहीं होता, जनरली वैसे तो यूरिक एसिड माना जाता है। ठीक है, फिर आता है थेरेपेटिक फॉर हाई ब्लड प्रेशर के केस में, ये बहुत अच्छा होता है जिनको, अगर हमने अस्थमा की प्रॉब्लम है या किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, उस केस में क्या होता है, हम इस आसन के अंदर ये आसन कुछ इस तरह से है। ठीक है ना, जैसे ये वाला लेग ऐसे रहेगा और ये वाला लेग ऐसे स्ट्रेच रहेगा, और यहाँ पे हैंड्स ऐसे हैं, या फिर अपवर्ड इनको मिला दीजिए, ऐसे भी होता है इसके अंदर। वैसे तो ये सामने की तरफ होता है वॉरियर पोज में। ठीक है, तो जब हम ये सामने की तरफ होते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा ना एक स्ट्रेंथ बनना शुरू होता है, जहाँ पे हमारी कोर और हमारा बैलेंस बड़ा अच्छा बनना शुरू हो जाता है, हमारी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम ये नोटिस करते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे काबू में आना शुरू होता है। काबू में क्यों आता है, जो लिपिड प्रोफाइल है, जो ब्लड वेसल्स है, जो कंस्ट्रक्शन है या कहीं पे रुकी हुई है, कहीं भी गुथी हुई है, वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। सॉल्ट का इंटेक जो होता है यूज कहीं ना कहीं होना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हमें इसका जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड है वो नहीं जमता, और यूरिया प्रॉपरली यूज होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इसके अंदर डिफरेंस हमें दिखना लग जाता है ब्लड प्रेशर में और एस्थमा में। एस्थमा में क्यों होता है, एस्थमा में क्यों होता है कि हम एक जगह पे खड़े होकर ठीक से सांस लेने की श्वसन क्रिया जो होती है हमारी लंग्स की, वो फैलने लगती है, इस वजह से हम उसको अच्छे से चेस्ट एरिया, थोरेसिक एरिया ओपन करते हैं हम इसके अंदर। अगर हाथ ऊपर करेंगे तो अपवर्ड स्ट्रेच आएगा, साइड्स में करेंगे तो एक बैलेंसिंग मोड पे रहेगा, जैसे हम साइडवेज में करेंगे स्ट्रेच हो रहा है बोथ द साइड्स इक्वली एट अ वन टाइम। ठीक है, इस वजह से अस्थमा में हमें काफी रिलीफ महसूस होता है जनरली। नहीं तो अस्थमा अटैक में क्या होता है, पाइप से सांस लो, या तो अगर इनहेलर नहीं है तो पाइप से सांस लेनी पड़ती है लोगों को। ये एक तरीका सिखाया जाता है कि आप इनहेल करने का ड्यूरिंग द अस्थमा, जब प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है तब। नी प्रॉब्लम हो, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, नी प्रॉब्लम हो तब नहीं करना, नी प्रॉब्लम हो तब नहीं करना। रिसेंट कोई इंजरी हुई थी, सर्जरी हुई थी, उस केस में नहीं करेंगे, हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। एंड फिर कौन सा केस आता है, स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर
या तो स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, या तो कोई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर, या तो जैसी कंडीशन इसमें हर्निया हो गया, या इस तरह की कंडीशन में हम इसको नहीं करेंगे। और क्या था, हाँ, इंटरस्टिशनल अल्सर के केस में, हर्निया के केस में, इंटरस्टिशनल प्रॉब्लम्स के अंदर फुट इंजरीज हुई है, एंकल इंजरी हुई है, सीवियर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सच एज अल्सर, हर्निया, कोलाइटिस, अर्थराइटिस, हैमस्ट्रिंग की या काफ की कोई प्रॉब्लम रही है, या उनमें कोई सर्जरी हुई थी, उस केस में नहीं करेंगे। और वर्टाइगो के केस में इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, हाई बीपी के केस में इसको नहीं करेंगे, हाई बीपी के केस में ये ऐसा थेरेपी है, तो इसको करना कैसे, ये सोच समझ के करना और डॉक्टर के निर्देशन में रह के करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर को उन्होंने कहा थेरेपी में यूज करना है तो हम इसको करवा दूं जितना करवाना है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसको करवाना है तो कुछ देर के लिए करवाना है, आराम से श्वासों के साथ साथ चलते हुए कराना है, कि लंबी श्वास लेनी है या छोड़ने वाला करवाना है, किस प्रकार कराना है, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। वर्टाइगो के केस में हम इसलिए नहीं करते इसके अंदर क्योंकि वर्टाइगो यानी कि चक्कर आते हैं, हाइट से उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ वो बैलेंस नहीं बना पाते जब उनको सेंटर में कोर एरिया में खड़े होने की जब हम कहते हैं, तो वो इस चीज को समझ नहीं पाते, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज में और पेंसिलेटिंग वुमेन्स के अंदर इसको हमें अवॉइड करवाना चाहिए। डिपेंड अगेन किस ट्राइमेस्टर में है, ठीक है। हर ट्राइमेस्टर के अंदर नहीं करवा सकते हम प्रेग्नेंट लेडीज को, ठीक है, क्योंकि वो कितना बैलेंस बना पा रही है, आपके सपोर्ट की जरूरत है नहीं है, कैसे है, इस पे काफी डिपेंड करता है। तो हम ट्राइमेस्टर में प्लस डॉक्टर की गाइडेंस में, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, इसमें ये भी है कि उनको क्या प्रेगनेंसी के साथ कोई कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पहले की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है प्रेगनेंसी में, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई ऐसी चीज है जिसमें डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट कहा है, तो हर कंडीशन को एकदम मद्देनजर रखते हुए करना है। और मेंस्ट्रुएशन के डेज में बिल्कुल नहीं परफॉर्म करना। लेकिन ये भी चीज है, कोई मेंस्ट्रुएटिंग में जिसको प्रॉब्लम आती है, अगर वो नॉट दो मेंस्ट्रुअल डेज के अलावा अगर वो परफॉर्म करते हैं, तो इससे उनका मेंस्ट्रुएशन में फर्क पड़ता है, ठीक है, पेन जो होता है उससे काफी फर्क पड़ता है। फिर आता है सिटिंग पोस्चर्स के अंदर, हमारा पहला चरण आसनों का यहीं पे आज समाप्त होता है, ठीक है। अभी इसको खत्म करें, कल स्टार्ट करें सिटिंग आसन का, या फिर इस पे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ लूं अभी, जैसे क्वेश्चंस जनरल हैं, कुछ नहीं है। इसको आगे करते हैं। आगे करते हैं, ठीक है। कल या अभी अभी आगे बढ़ा लूं? अभी अभी 10 मिनट है ना, ठीक, कर लेते हैं। अभी है अभी, ठीक है। तो सिटिंग आसन में हमारे कुछ आसन है, जिसमें आता है पहला हमारा पश्चिम उत्तान आसन। शिव संहिता में पश्चिम उत्तान आसन के बारे में क्या कहा गया है, याद कीजिए। किसी को याद है? सिद्धि प्राप्ति के बारे में शायद कुछ कहा है ऐसा शिव संहिता में, पश्चिम उत्तान आसन के बारे में। याद कर रहे हैं संतोषी जी, याद कीजिए, कौन कौन से आसन का वर्णन है, पहले ये याद करो, शिव संहिता में कौन कौन से आसन का वर्णन मिलता है हमें। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन। पद्मासन, सॉरी, पश्चिम उत्तानासन का कोई वर्णन नहीं है। उग्रासन को ही उग्रासन को ही तो पश्चिम बोलते हैं उत्तानासन ना बोला उसमें, गया। पश्चिम तानासन। किसको किसको? उग्रासन। उग्रासन को पश्चिम उत्तानासन बोला गया। तभी पूछा कि उसको नहीं बोलते, इसका कोई वर्णन नहीं है। पश्चिम उत्तानासन के बारे में सिर्फ अभी तक एक ही ग्रंथ ठीक से बात करता है, आई मीन बाकी ग्रंथ में बात करी है, पर पश्चिम उत्तानासन के बारे में शिव संहिता कहती है कि इससे सिद्धि प्राप्ति होती है हमें, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं अभी तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, और डिटेल में पढ़ेंगे तो काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा। इवन शिव पुराण में भी इसके बारे में इसकी व्याख्या मिलती है, पश्चिम उत्तानासन के बारे में। ये क्यों ऐसे हम कहते हैं, क्योंकि जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर कभी पढ़ेंगे ना, कभी खोल के कभी कभी दिखाऊं, कभी मौका मिले, कभी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं इतना एनाटॉमी में जा सकते, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो बिल्कुल ऐसे ही पोस्चर में लगेंगे, आपको ऐसा लगे जैसे पश्चिम उत्तान करा हुआ है हमारे एक तो ऐसे एरियाज लगेंगे जैसे कि पश्चिम उत्तान की ये आकृति वैसे बनी हुई लग रही है, ऐसा लगेगा देखने में, ठीक है। लेकिन हम इसके बारे में बात करते हैं। पश्चिम मतलब हमारी बैक साइड ऑफ द बॉडी, पश्चिम। ईस्ट मतलब फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। और राइट साइड ऑफ द बॉडी क्या कहलाती है, राइट हैंड क्या कहलाता है हमारा? अग्र। अग्र।
नहीं, राइट हैंड। साउथ या नॉर्थ? दायां नहीं, दायां बायां नहीं हो दक्षिण ये है ना, नॉर्थ होगा। हाँ, बायां साउथ। को राइट हैंड दक्षिण नॉर्थ कहते हैं, होगा। राइट को दक्षिण वाम है, बोलते हैं। दक्षिण है और वाम। वाम। हाँ जी, राइट होता है राइट सूर्य। दक्षिण है। दक्षिण, हाँ जी। हाँ जी, साउथ। ठीक है। राइट हो गया दक्षिण, साउथ, और लेफ्ट हो गया नॉर्थ, क्योंकि वो राइट साइड होती है। आप इससे याद रखिए कि ईड़ा पिंगला से याद कीजिए, वो याद हो जाएगा। और पश्चिम उत्तान में आप ये याद रखिए कि पीछे की साइड को हम आगे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, इस वजह से पश्चिम पीछे हो गया और ईस्ट ऐसे ही याद हो गया। ठीक है, अब याद रहेगा, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि पश्चिम उत्तान में पश्चिम क्या होता है। ये आपसे प्रैक्टिकल में जैसे पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, पश्चिम उत्तान यानी कि इसको हमें तानना है। ठीक है, हठयोग प्रतिपिका में क्या नाम है पश्चिम उत्तान आसन का? पश्चिम तान। हाँ उसमें जी। पश्चिम तान है। हाँ जी, उसमें उत्तान नहीं तान है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। इसमें स्ट्रेच करता है शोल्डर को, बैक मसल्स को, इसको आगे की तरफ खींचते हैं, क्योंकि हमें आगे की तरफ हमने पैरों को पकड़ना होता है, इसलिए आगे की तरफ हमारा स्ट्रेच होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर आता है हमारे बैक मसल्स जितनी भी है वो पूरी की पूरी स्ट्रेच होती है टिल द हिप्स टू नेक एरिया। हमारी बैक मसल्स पूरी की पूरी स्ट्रेच होती हैं। रिलीव करता है हैमस्ट्रिंग पेन को, अगर किसी को यहाँ पे पेन हो रहा है, हैमस्ट्रिंग में पेन हो रहा है इस तरफ, उसको उसमें भी उसको रिलीव महसूस होता है, उसमें भी उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। कईयों में यहाँ पे क्या होता है कि जकड़न महसूस हो रही है, आज बहुत हाई में पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों पेन हो रहा है, नालों में पेन हो रहा है। इस तरह की जब हम एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं, अगर वो कर पा रहे हैं अगेन, तो ही करवाएं। ठीक है, अगर बैक बैक एक नहीं हो रहा तो नहीं नहीं करवाना है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पेन है और थोड़ा जकड़न लग रही है तो हम इस तरह के आसन उनको करवा सकते हैं। ठीक है, मेंटल इंप्रूव मेंटल हेल्थ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको सिद्धि में रखा गया है। मेंटल हेल्थ को ये इम्प्रूव करता है, काम करता है नर्वस सिस्टम को, इसी वजह से सिद्धियों में रखा है। जितने भी सिद्धि वाले आसन होंगे सब में या तो मेंटल मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा होगा, ये नर्वस सिस्टम को अच्छा कर रहा होगा। ठीक है, टोन करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, क्योंकि पेट दब रहा है ना हमारे यहाँ पे। फिर ऐसा एनहेंस करता है ब्लड फ्लो इन द पेल्विक एरिया, पेल्विक एरिया में कॉन्ट्रैक्शन रिलीज रिलीज करने का एक मोमेंट बनना बन जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही हम वापस आते हैं तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन से अपना नॉर्मल प्रवाह में आ जाती है, जिससे हमें काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे जिस एरिया में नहीं पहुंची हुई होती उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचने लगती है और स्ट्रेंथ में प्रोवाइड करती है। रिड्यूस करती है ओबेसिटी में, अगर तो उनसे होता नहीं है ओबेसिटी के केस में, लेकिन अगर ओबेसिटी हो रही है इनिशियल स्टेज में, इवन ऑन द हायर स्टेज, अगर उनको स्लोली स्लोली यही आसन करवाएंगे तो उनका जो फैट लेवल है वो डिक्रीज करना शुरू करेगा। प्लस जितने भी हैवी लेवल पे मोटे लोग होते हैं उनके ना डिप्रेशन बहुत हाई लेवल पे होता है, उनका बहुत हाई लेवल पे होता है। आप ये मत समझिए कि अगर कफ प्रकृति ज्यादा हो रही है तो वो माफ करने में या इस तरह की चीजें ज्यादा रखते हैं। ऐसे लोग दबाते बहुत है अपने इमोशंस को, तो जो इमोशन दबे हुए होते हैं ना वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। इस आसन के बाद ना कई लोगों को आप रोते हुए भी दिखोगे इस आसन के बाद। कुछ लोग इसी में रो रहे होते हैं, कुछ लोग इस आसन के आने के बाद चाहे उसको कंट्रोल करने के बाद में बहुत रोएंगे, उनको समझ भी नहीं होगा वैसे तो कि हमें रोना क्यों आ रहा है, किस बात का आ रहा है। जैसे मैंने अभी थोड़े पहले डिस्कस करा था, इमोशंस का साइड इफेक्ट जो होता है वो पटारा धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है। ठीक है, फिर आता है, और इवन वो अपने उन्होंने कोई गलती करी होती है वो भी उनको दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दूसरों की गलती है, कोई ऐसी दबी हुई आस के बारे में याद करते हैं। जो गलतियां उन्होंने भी करी हैं, जहां उनको भी सॉरी बोलना चाहिए था, उनके अंदर हिम्मत आ जाती है सॉरी बोलने की, सिर्फ फॉरगिव करने की ही नहीं, सर झुकाने की भी आ जाती है। ठीक है, इंक्रीज करता है एपेटाइट, जिसका एपेटाइट नॉर्मल नहीं है उसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। रेस्पिरेटरी फंक्शंस हमारे इंप्रूव होने लगते हैं, और फंक्शनिंग और रेस्पिरेटरी जो ये होता है एपेटाइट वगैरह, ये सब चीजें क्यों इंप्रूव हो रही है, ये चीज भी एक और चीज है इसके अंदर, एक और बात है समझे यहाँ पर। ये वाला जो एरिया आता है ना, ये सारी जो नर्व्स है यहाँ पे ये गवर्न करती है, ये वाली यहाँ पे गवर्न करती है, लोअर एरिया की नर्व्स जो होती है गवर्न करती है। जब स्पाइन स्ट्रेच होती है तो यहाँ की नर्व्स भी स्ट्रेच हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनकी ये सारी सारे हमारे जो फंक्शंस है, रेस्पिरेटरी के, एपेटाइट के, ओबेसिटी के, पेल्विक एरिया के, इंटरनल ऑर्गन्स के, ये सब इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, फिर आता है कि इंप्रूव करता है फंक्शनल ऑफ द इंट्रा एब्डोमिनल ग्लैंड। इंटर नहीं है, इंट्रा मींस अपने अपने ऑर्गन की जो गति है, अपना अपने ऑर्गन का जो काम है वो उसको ठीक कर रहा है, आपस में नहीं। अपने आप को ठीक कर रहा है, लीवर अपने आप को ठीक कर रहा है, पैंक्रिया अपने आप को ठीक कर रहा है,
गॉल ब्लैडर अपने आप को ठीक कर रहा है, ठीक है, ये सब अपने आप को ठीक कर रहे हैं, इनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ अपने अपने ठीक हो रही है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को ठीक नहीं कर रही है, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं तो, लेकिन इसमें अपना खुद का भी हो रहा है, इंडिविजुअल ब्रांड भी इम्प्रूव होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल हो रहे हैं और ओवरऑल नहीं हो रहे, इंडिविजुअल हो रहे हैं तो ओवरऑल पे अपने आप ही इफेक्ट आ जाता है सेकेंडरी, ठीक है। फिर आता है इम्प्रूव करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, थाइस की, लंबर रीजन की, हिप्स की, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी अगेन उस केस में जहाँ पे कोई दर्द नहीं है, ओके, बूस्टिंग द ब्लड सर्कुलेशन इन द बैक, बैक में हमारी जितने भी नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, उस एरिया में हमारी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, हमारे हैंड्स आगे की तरफ पूरे पुश हो रहे हैं अच्छे से, यहाँ पे हमने हेड्स को पुश कर दिया, पूरी हमारी कमर थी उसको अच्छे से हमने स्ट्रेच कर लिया, नीचे से हमारे यहाँ पे ये स्ट्रेचिंग हो रही है, पादस आसन हो गया, कौन सा, बैठे हुए, कौन सा आसन हो गया, पादहस्त हो गया, बैठे हुए, इसमें एक डिफरेंस आता है पादहस्त में और पश्चिमोत्तान में, जब हम खड़े होके पादहस्त करते हैं, ऐसे खड़े होके हमने करा पादहस्त, हमने अच्छा नहीं बनाया, बुरा सा बनाया मैंने, सॉरी, ये पादहस्त हमने करा, ठीक है, यहाँ हमने हेड को टच करा, यहाँ पे ये हमारे हेड है, इसमें जाता है, ये ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन पश्चिमोत्तान में कोई ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ नहीं जा रहा होता, ये देखा जाए तो एक तरह से पूरी बॉडी में जा रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हमारा हार्ट रीजन पे ज्यादा रहता है, ठीक है, लेकिन पादहस्त में पैरों की तरफ ज्यादा रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हमारे हेड रीजन पे जो होता है ना ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, हमारे हेड रीजन में भी यहाँ पे डिफरेंस आता है, हेड रीजन में डिफरेंस क्यों आने लग जाता है ब्रेन में, यहाँ एक बियॉन्ड फोर्स होती है, जिसको हम सीएसएफ की वजह से हमारी बियॉन्ड फोर्स का मतलब क्या होता है, एक कटोरा है, पानी है, बहुत सारा पानी है इसके अंदर, मैंने इसके अंदर एक पत्थर सा डाल दिया, वो पत्थर हवा में अभी पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है, अंदर डूबा नहीं, ऐसे ही हमारा ब्रेन होता है, ये जो पानी है सारा का सारा, ये जो पानी है सारा का सारा, ये सीएसएफ है, और जो कंकर था जो फ्लोट कर रहा है, ये हमारा ब्रेन है, बुरा मत बनाइएगा, कंकर के साथ मैंने कंपेयर करा प्लीज, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पत्ता हो गया, कंकर हो गया, ये जो अंदर है ठीक है, वो ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो ये इसी वजह से फ्लोट कर रहा है क्योंकि ये ये जो बियॉन्ड फोर्स इसको प्रोवाइड करवाई जा रही है, क्योंकि ये हल्का है उसके मुताबिक, अदरवाइज 1.5 किलो का ब्रेन संभालना हर रोज इतना आसान नहीं होता, ठीक है, स्ट्रेच करता है कि हमारी स्ट्रेचिंग करता है काफ मसल्स को, थाई मसल्स को, पश्चिमोत्तानासन कैन आल्सो हेल्प अस विद द, सॉरी लाइन पूरी नहीं आई, हम सॉरी मैं चेक कर लूंगी ये लाइन क्या थी, ठीक है, अब इसके अंदर समझेंगे कि क्या क्या चीजें हमें किस किस टाइम पे या इवेंट पे या सिचुएशन में हमें आसन नहीं करना, जब हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट हो उस केस में ना करें, पहले इसके जो कहते हैं कि पूर्व अभ्यास जो होने चाहिए, किसी भी आसन तक पहुंचने के लिए भी पूर्व अभ्यास चाहिए होते हैं, पहले वो पूर्व अभ्यास करवाए जाएंगे, उसके बाद इसको करवाया जाए, तितली आसन टाइप का हो गया, जितना करा जा रहा है उतने में करवाया, नहीं तो जो त्रिकोण आसन है पहले उनको परफॉर्म कराएंगे, फिर पश्चिम उत्तान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, पादस आसन धीरे धीरे करवाने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे पहुंचने की कोशिश करेंगे, ऐसे साइड बेंडिंग हो गई, ठीक है, इस तरह के आसन को पहले हम फोकस ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर करेंगे हर्निएटेड डिस्क के अंदर हमें नहीं करना, अगर डिस्क बाहर निकली हुई है, हर्निएट हुई हुई है, उन केसेस में नहीं करना, एनलार्ज्ड लीवर ऑफ पेन बिल्कुल ना करें, एनलार्ज्ड लीवर होगा, पेन होगी, इंसान रो पड़ेगा, उछल पड़ेगा वहां पर, इतना पेन होगा उस इंसान बेचारे को, तो हाई लीवर में, और इवन लीवर एब्सेस पे भी नहीं कराना, कईयों को लीवर एब्सेस भी हो जाता है, लीवर एब्सेस जानते हैं क्या होता है, पस बन जाना लीवर के अंदर, ठीक है, वो जो बन जाती है तो बहुत हाई लेवल पेन भी होता है, बहुत पेन होता है, कि मेडिसिन की वजह से ही कंट्रोल करा जाता है पेन को, लीवर एब्सेस, पस बन जाना लीवर के अंदर, छोटे छोटे फोड़े टाइप में समझ लीजिए, फोड़े हो गए लीवर के अंदर, उसके अंदर एब्सेस है, पस बनी हुई है, और ये 2-3 भी हो सकते हैं, 2-3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और काफी अच्छी मात्रा में भी होते हैं, फिर इसको इंजेक्शन से निकालना भी पड़ता है, कभी कभी इंजेक्शन से निकल जाते हैं कुछ मात्रा में, फिर कुछ मात्रा में नहीं निकलते, फिर इसको कल्चर में भेजा जाता है, बस को कि चेक करा जाता है कि एब्सेस किस कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन हुई है, वायरल तो नहीं होता, वैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, कौन से बैक्टीरिया की इन्फेक्शन आपकी बॉडी में मौजूद थी, उसको कल्चर में भेजा जाता है चेक करने के लिए, ठीक है, फिर आता है स्पाइनल पैथोलॉजीज जो होती हैं, स्पाइनल पैथोलॉजीज का मतलब कोई भी स्पाइनल प्रॉब्लम्स, पैथोलॉजी से मतलब होती है प्रॉब्लम्स, पेन, पेन नहीं बोलेंगे, प्रॉब्लम बेसिकली, बीमारियां,
ठीक है। फिर आता है लोअर बैक पेन के केसेस में नहीं करेंगे। फिर डायरिया के केस में नहीं करना। डायरिया केस में क्या होता है, एनर्जी इतनी ज्यादा लो हो जाती है कि हम ये वाले आसन नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है। और पेट वैसे दबा हुआ है, एक्सेस ऑफ लॉस हो रहा है बॉडी में से, खुद नहीं कर पाते। अस्थमा के केस में नहीं करना। अस्थमा के केस में ना पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लंग्स को ना वैसा आराम नहीं मिल पा रहा कि वो ठीक से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पा रहे। बल्कि ये केस, ये इस तरह का आसन उनके लिए वर्स्ट हो सकता है, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं वो, सॉरी, एब्डोमिनल अल्सर्स, उस केस में नहीं करना। रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, सर्जरी तो मैंने आपसे पहले भी कहा, जहाँ भी सर्जरी नाम आता है या इंजरी आता है वो आप पहले देख लीजिए कौन कौन से ऑर्गन या हाथ पांव हमारे उसमें यूज हो रहे हैं, वहाँ वहाँ नहीं करना। उन्होंने सर्जरीज में, डिसऑर्डर्स में नहीं करना, ठीक है। प्रेगनेंसी के केस में नहीं करेंगे। टिप्स रिलेटेड कंडीशन ऊपर बात हो गई हमारी। सियाटिका के केस में इसको नहीं करना चाहिए। ये हो गया। एसआई जॉइंट को बताएगा मुझे कौन सा होता है, अभी बात हुई थी, बताया था मुझे किसी ने, आई थिंक काजल जी या कोमल जी ने बताया था। सैक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो होती है, अगर वो कूल्हे की हड्डियां वगैरह जैसे हम जैसे कहते हैं, अगर वो टूट गई है या वहाँ पे कोई दर्द है तो इस केस में नहीं करवाएंगे। एडवांस सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, अगर ये एडवांस लेवल पहुंच गया, स्टार्टिंग स्टेज थी, तो डॉक्टर ने कहा कर लो। अब डॉक्टर कह रहे नहीं करना, अभी बहुत बढ़ गया, अभी मेडिसिन के थ्रू ही होगा, आप ना करवाएं, ठीक है। उस केस में आप अवॉइड करेंगे। पर डॉक्टर को हमेशा राय रखें, स्पेशली इन द केस ऑफ स्पाइन, ओके। वैसे तो हर केस में, हर्निया के केस में नहीं करेंगे। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, ज्यादा ही घबराहट रहती है, ज्यादा ही मन परेशान रहता है, हाय मेरे बेटा घर नहीं पहुंचा, हाय मेरी बेटी घर नहीं पहुंची, ये हाय हाय वाले जो लोग होते हैं ना, उस केस में नो को तो ना करवाएं, ठीक है। सुप्त वज्रासन, सुप्त मतलब होता है सोया हुआ, वज्र होता है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फर्म ऐसा, वज्र आसन। सोया हुआ बिल्कुल वज्रासन के साथ, सोया हुआ वज्र, स्ट्रॉन्ग स्टिफ, कुछ समझ आया इस बात से क्या होता है? सुप्त वज्र मतलब, कोई समझा सकता है इसका मीनिंग क्या है, क्यों बनाया गया इस नाम से ये आसन? वज्र तो ऑल ओके, भाई सुप्त वज्र क्या होता है? सुप्त अवस्था में भी स्ट्रॉन्ग इस तरह से। कुछ कुछ रिलेटेड है इसी से, कुछ कुछ रिलेटेड है। सुप्त अवस्था, कुछ कुछ होते, लोग पढ़ते आ रहे हो, कुछ तो जोड़ बना सकते हैं, कुछ तो गुणा भाग दीजिए। श्याम विवेक जी, आप बताएं। नहीं मैम पता। नहीं आइडिया, ओके। जया जी, प्रियंका पांडे जी, हाँ जी बताएं, बस आइडिया अगर है तो पूरा जैसा नहीं। सुप्त मतलब सोया हुआ। वज्र, वज्र से मतलब यहाँ पर एक वज्र वो भी होता है ना, अस्त्र भी होता है ना शायद, हम्म। उसको उसका जो सुप्त अवस्था होती है उसके बारे में आई थिंक कुछ एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। ओके, कोई नहीं, आप कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि गलत आंसर जब भी आता है तो आंसर, सही आंसर याद रहता है, ये याद रखिएगा। हाँ जी संतोषी जी, प्लीज बताएं। वज्र नाड़ी बोलते हैं ना, वो शांत अवस्था में है, उसी कारण सुप्त वज्रासन बोल रहे होंगे शायद। एग्जैक्टली, ठीक है, यही आंसर है। तभी मैं कहती हूँ गलत आंसर एटलीस्ट एक बार दो, आपको सही आंसर याद रहेगा। सही आंसर याद करने के लिए आपको सही होना जरूरी नहीं है, गलत होना भी जरूरी है, तभी याद रहता है, ठीक है। कहते हैं ना कि फेलियर्स आर इम्पोर्टेंट, इट इज क्वाइट लाइक दैट, ओके। चले, तो ये नाड़ियों से रिलेटेड होता है। इसमें जितनी भी नाड़ियां, उसको हम सॉफ्टली जागृत करते हैं, लेकिन उसको हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जागृत तो, जागृत मीन्स उसको उस अवस्था में ही उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं उन नाड़ियों को, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें फायदा क्या मिलता है जब हम इस आसन को करते हैं? मैं तो इस आसन में सो जाती थी पहले, लाइक आधा आधा घंटा आराम से मेरा हो जाता था। 15-20 मिनट्स मेरे को नहीं याद रहता था मैं कहाँ हूँ, मुझे तो नहीं याद रहता था। इसमें एक और होता था आसन, उसमें भी मेरे पैर बंधे हुए होते थे, मैं सो जाती थी, पद्म सुप्तासन की तरह, ऐसे में पद्मासन लगा के सो जाती थी मैं। चलें, फिर स्ट्रेचिंग द बॉडी, ये बॉडी को स्ट्रेच करता है, होल बॉडी स्ट्रेच होती है, जिसमें मोटापा ज्यादा है
उस मोटापे को भी कम करता है। जापान में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, चाइना में बहुत ज्यादा यूज होता है ये वाला आसन। इसमें आगे पश्चिमोत्तान लगा के फिर सो जाने वाला आसन, वो भी बड़ा यूज होता है। ठीक है, इसमें तो साइड वे में कर रखा है ना इन्होंने वज्रासन का, जैसे इन्होंने साइड वेज में कर रखा है, उसमें उन्होंने पैर अपने ही नीचे करे हुए होते हैं, अपने दम के नीचे होते हैं उनके पैर, और उस पर फिर ऐसे पीछे की तरफ लेट जाते हैं। ठीक है, फिर इम्प्रूव करता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्यों इम्प्रूव होते हैं? जैसे हम इस आसन को करते हैं ना, यहाँ हमारा चेस्ट जो होता है पूरा एक्सपैंड कर जाता है, और नीचे की तरफ हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है आधा रुक जाता है मीन्स उसको ज्यादा ब्लड सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं यहाँ कहीं ना कहीं मान दी मैंने पैर को, यहाँ मैंने पैरों को कहीं ना कहीं मान दिया, तो उसको इतना ब्लड सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है बॉडी को। तो यहाँ पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम सा हो जाता है। मेजरली ब्लड कहाँ रह गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फ्लो करना है मेजरली। ठीक है, इसलिए जितने भी हमारे मेडिटेशन वाले आसन होंगे नोटिस कीजिएगा, उनमें या तो हमने आलती पालती मार के बैठते हैं हम, ठीक है, ऐसे आलती पालती मार के बैठेंगे हम, या फिर जितने भी होते हैं पश्चिमोत्तान में, जहाँ पे हमारी ब्लड सर्कुलेशन नीचे के भाग में कम हो, वात वाले एरिया में हमारी ब्लड सर्कुलेशन कम हो और वो हमारे कंट्रोल में हो वात वाला एरिया, वहाँ। इसलिए जितने भी ये आसन होते हैं, ये मेडिटेशन के आसन जनरली ऐसे ही डिजाइन करे गए हैं। आप नोटिस करेंगे ज्यादातर आसन मेडिटेशन वाले यही है। ठीक है, जिसमें आपका वाक का एरिया कंसंट्रेशन में होता है। अब कुछ लोग हैं क्वेश्चन इसके अंदर ये भी उठता है कि वृक्ष आसन में भी और ताड़ासन में भी करे जाते हैं, तो उसमें मूल पायु मूल में हमारा लॉक लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पे वो हमारे मेडिटेटिव पोस्चर में सबसे अच्छे और बड़े तप वाले आसनों में से गिना जाता है उन्हें। ठीक है, जो कि इतना आसान नहीं है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमारा काम आता है, इंप्रूव करता है डाइजेशन को, करेक्ट करता है हमारे बॉडी पोस्चर को, क्योंकि इसमें उनको समझ आ जाएगा मेरी कमर कितनी टेढ़ी है कितनी सीधी है। ठीक है, स्ट्रेंथन करता है एंकल को, थाई को, हिप्स को, रिलैक्स करता है माइंड को। ये बहुत अच्छा है किसी के माइंड को रिलैक्स करने के लिए, स्पेशली द पीपल हु आर नर्वस, स्पेशली द पीपल हु आर हाइपर एक्टिव ऑल द टाइम, उनके लिए रिलैक्स करने में बहुत अच्छा है। जिनको स्ट्रेस रहता है ना हर चीज का, बजट के ऊपर, या कभी कभी स्ट्रेस रहता है कि घर कैसे संभाले, घर में कितना सारे काम है, घर में कितने सारे लोग हैं, उन सबको देखना है, सबकी बूढ़ों की बच्चों की सबकी सेवा करनी है, आज ये त्योहार आ गया, आज वो त्योहार आ गया, तो ये रिलैक्स करने में काफी हेल्प करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं दे नो एवरीथिंग, दे कैन डू इट, बट प्लानिंग में या फिर भाग भाग के काम करने में आप उसको मैनेज कर पाते हो कि भागना कहाँ पे है, थोड़ा स्लो डाउन कहाँ करना है, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, उस चीज में रिलैक्स करने में काफी हेल्प करता है। ठीक है, इम्प्रूव द सेक्सुअल हेल्थ। ठीक है, हमारे मूलाधार चक्र के एरियाज में, स्वादिष्टान चक्र में काफी हेल्प करता है ये। रेगुलेट द एड्रीनल ग्लैंड्स, मैंने जैसा कहा कि रिलैक्स करता है माइंड को, तो एड्रीनल ग्लैंड तो साथ एसोसिएट अपने आप रहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड हमेशा स्ट्रेस के लिए यूज करा जाता है कि स्ट्रेस जहाँ पे ज्यादा हाई हो जाता है, एड्रीनल ग्लैंड वहां बिगड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर आता है टोनिंग द गर्दल मसल्स। टोनिंग द गर्दल मसल्स जितनी भी है हमारी, उनको गर्दल जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, उनको हेल्प करता है, टोन करता है, उनका घुमावदार, उनका सीधा लेटना, उनमें पूरी प्रॉपर रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट करता है अल्सर्स को, एसिडिटी को, जिनको भी अल्सर्स हैं या हुए थे कभी दोबारा ना हो, उस केस में ये हेल्प करता है। अगर अगर अल्सर हुए हुए हैं, बहुत पहली स्टेज नहीं है कि आपको खाना पीना बहुत ज्यादा ही मना कर दिया, थोड़ा बहुत ही खा पा रहे हो, मतलब अच्छे से खा पा रहे हो, ऐसा नहीं कुछ चीजें आपने अवॉइड करेंगे, अगर उस केस में अगर आप इसे करेंगे तो भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे मना कर दिया कि अगर डाइट में तो 80% डाइट तो आपकी कट डाउन कर दी गई है, तो इसका मतलब उस केस में आप इसको परफॉर्म ना करें। ये तब होता है, ड्यूरिंग तब होता है जब वो स्टेज या तो 20 या 30% के आसपास होती है। जैसे ही स्टेज आफ्टर में या क्रॉस कर जाती है, तब थेरेपिस्ट की तरह हमें बहुत देख देख के काम करना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है मेंटेनिंग द ब्लड सर्कुलेशन, इंटरनल ऑर्गन की ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन। मेंटेन का मतलब जहाँ होनी चाहिए वहां पहुंचती है, जहाँ नहीं थी वहां पहुंचने की और ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। एक्सपैंड करता है चेस्ट को कंप्लीटली, टोन करता है लंबर रीजन को, स्पाइन को। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ रही, गैस की, ब्लंचिंग, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, सब ठीक करता है। फिर स्ट्रेंथन करता है लंग मसल्स, अगेन आ गया। इंक्रीज करता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन एंड द हिप रीजन। सुप्त वज्रासन इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर द वुमेन हु सफर फ्रॉम द स्टमक पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, जैसा मैंने बताया। पर लेकिन ये ड्यूरिंग में नहीं करना है, जब मेंसेस हो, इसमें ये नहीं कि उस दिन बैठ के हम इसको कर रहे हैं, नहीं करना है, ये उस वक्त नहीं करना है। जनरली आसन को, ऐसे आसन को उस दिन मत करने बैठ जाना, वहां पेन बढ़ेगा, शायद आराम बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि आपको पेन और ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोल्ड करना है,
कई केसेस में क्या होता है, नीस जॉइंट पे और जॉइंट्स पे, लोअर बॉडी में बहुत पेन होता है ड्यूरिंग द पैसेज, दे कैन नॉट इवन वॉक, पैर कांपते हैं, ट्रेम्बलिंग होती है, कईयों को वॉमिटिंग होती है। तो उस दिन मत करने बैठना, उस दिन हम कहेंगे "अरे नहीं, ये तो वही पेट के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का ही ठीक करता है, मेरे को वॉमिटिंग भी नहीं आएगी, मेरे को कुछ भी नहीं होएगा"। ना जी ना, जितना होगा उस दिन फिर आपके कंट्रोल में भी नहीं आएगा, फिर मेडिसिन लेनी ही पड़ जाएगी। ठीक है, आते हैं इसके किन केसेस में इसको नहीं करना। हाई बीपी के केस में ना करें इन्हें, वर्टाइको के केस में ना करें, चक्कर आने की संभावना जो होती है ना, वैसे तो ये वर्टाइको केस में तब हम कहते हैं कि अगर किसी को बैकवर्ड लेवल पे अगर हम लेके जाने की कोशिश करें, किसी को अगर वर्टाइको केस में किसी को झटका देना है या घुमाना है ना, या तो उनको आगे की तरफ झुका दो या तो उनको पीछे की तरफ झुका दो, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका दो, उनको चक्कर आएंगे वो अपने कंट्रोल में लेंगे, वो अपने कंट्रोल में नहीं रह पाते। तो वर्टाइको इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, जहाँ पे ना तो पीछे हुआ जाता है ना तो आगे हुआ जाता है। ठीक है, ये बड़ा ही अजीब सी सिचुएशन है। ये सिर्फ बैलेंस को नहीं खराब करती, आपकी अंदर से आपके एक कॉन्फिडेंस को भी खराब करती है। ठीक है, तो स्लिप डिस्क के केस में ना करें। सीरियस एंकल, नी, बैक प्रॉब्लम्स, इंजरी नी, हिप्स, फीट, एंकल, लोअर बैक, एल्बोज, शोल्डर, नेक, स्पाइन, रिबकेज, इसने पूरा शरीर तोड़ दिया है। यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं करना, जहां जहां टूटे हुए वहां से नहीं करना। अब तो हर जगह से टूटे हुए तो नहीं करना। ठीक है, लिगामेंट इंजरी है एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, हिप इंजरी, लेग्स, नेक, एब्डोमिनल सर्जरी, कुछ भी हुआ था नहीं करना। माइग्रेन, हेडेक्स, वर्टाइगो, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, सियाटिका, slip disc, spinal issues, weak back, herniated disc, पेन इन द नीज, हिप्स, लोअर बैक, शोल्डर्स, कॉन्स्टिपेशन के केस में नहीं करना। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, अगर कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो वो कॉन्स्टिपेशन हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम है तो क्रैम्प शुरू आएंगे पानी की कमी की वजह से। कॉन्स्टिपेशन पेट में तो वैसे ही प्रॉब्लम हो रही थी, तो क्रैम्प्स आएंगे। जो ये जगह पे आप ऐसे करेंगे तो ऐसे क्रैम्प्स पड़ेंगे, ऐसे वो क्या कहते हैं, कड़बल पड़ना, पंजाबी में बोलते हैं कड़बल। अब नॉर्मल और अलग भाषा में क्या बोलते हैं नहीं पता, बट क्रैम्प इज इजी वर्ड टू अंडरस्टैंड। ये क्रैम्प्स पड़ने शुरू होते हैं, कड़बल पड़ना शुरू होता है, वो कंट्रोल में नहीं आते, वो पानी की कमी की वजह से होते हैं। तो जो आपका बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग पानी का सेवन जरूर करें, तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी और आप इस शासन को भी, इसका भी लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, एनी अदर कंडीशन दैट मे डिस्टर्ब द एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, आज का स्तर इतना ही रखते हैं। यहाँ भी देख लूं कोई और आसन रखा दो, इसमें कितने लगे हैं अभी, सिटिंग में भी काफी सारे हैं, अभी सिटिंग में काफी सारे हैं। बाकी किस तरह हम कल कंप्लीट करेंगे, आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। ठीक है।